नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 37 जो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपके भूगोल के पाठ 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी से संबंधित है और ये आपकी 29 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। तो वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। अगर जैव विविधता वाले देशों की लिस्ट बनाई जाए कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता मिलती है, तो ऐसे 12 देशों में हमारा देश भी शामिल है। लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो हमारा देश भारत है वहाँ पर 47,000 प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं और इसमें हमारा जो स्थान है वर्ल्ड में है 10वां, और एशिया में कौन से स्थान पर है हमारा देश? चौथे नंबर पे है, जहाँ इतने प्रकार की जो है प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। अब चलते हैं आगे। भारत में लगभग 15,000 प्रजातियों के फूलों के पौधे हैं, मतलब 15,000 तरह के फूलों के पौधे जो है हमारे देश में पाए जाते हैं। और ये फूलों के पौधों का कितना है? पूरे संसार में जितने फूलों के पौधे होते हैं उसका 6% जो है हमारे देश में है। अब चलते हैं आगे। भारत देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे जैसे फर्न, शैवाल जिसको एल्गी बोलते हैं, तथा कवक, इसको इंग्लिश में फंजाई बोलते हैं, भी पाए जाते हैं। फर्न के पौधे आप स्क्रीन पे चित्र देख सकते हैं। एक फर्न का पौधा मैंने ये दिखाया हुआ है, ठीक है। इस पे फूल नहीं होते बेटा, है ना। और शैवाल आप देख सकते हो, ये वाला चित्र शैवाल एक काई होती है, पानी के ऊपर जो जम नहीं जाती है हरी हरी सी काई, उसको एल्गी बोलते हैं, ठीक है। अब कवक या फंजाई क्या होते हैं? जो ब्रेड अगर आप रख दो या रोटी रख दो थोड़े दिन में क्या हो जाता है, उसके ऊपर फंगस हो जाता है ना, नीला नीला आपको दिखाई देना चाहिए रोए जैसा, तो वो फंगस होता है। तो हमारे देश में जो है ये भी पाए जाते हैं। अब चलते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर, ठीक है, यानी 90,000 प्रकार के जानवर होते हैं हमारे यहाँ, और तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। और मछलियाँ कौन सी होती हैं? ताज़े पानी वाली भी होती हैं, ताज़ा पानी मतलब मीठे पानी वाली मछलियाँ जो नदी में तालाब में होती हैं। इसके अलावा समुद्री पानी में यानी खारे पानी की भी मछलियाँ हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं। अब चलते हैं आगे। हम जानेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या है। देखो, वनस्पति होती है पेड़ पौधों को हम बोलते हैं वनस्पति। अब इसके आगे प्रकृति जुड़ जाता है तो उसका स्पेशल जो है उसको हम क्या कहते हैं? देखो, प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। इसे अक्षित वनस्पति भी कहते हैं। तो पहले तो ये समझ लो, प्राकृतिक वनस्पति और अक्षित वनस्पति जो है एक ही है। आपसे पूछे प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, तब भी आपका उत्तर यहाँ से यहाँ तक है, और आपसे पूछे कि अक्षित वनस्पति किसे कहते हैं, तब भी आपका उत्तर यही है। अब इसमें आप समझ ही गए होंगे कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, जो जिसमें मनुष्य उसको नहीं उगाता, वो अपने आप उग जाते हैं। जंगल है, जंगल अपने आप उग जाते हैं, है ना, मनुष्य उसको नहीं उगाता, तो प्राकृतिक वनस्पति कहलाएगी। यानी इस पर मानव का प्रभाव नहीं पड़ता, मानव ने उसको उगाने में कोई भूमिका नहीं निभाई। अब चलें आगे। वनस्पति भी ना 2 प्रकार की होती है। एक होती है देशज, जो मूल रूप से उसी देश की हो, और दूसरी होती है विदेशज। तो ऐसी वनस्पति जो पहले वहाँ उस देश में ना होती है और उसको बाहर से लाया गया हो, ठीक है, उसको तुम विदेशज वनस्पति कहते हैं। तो चलो अब यही पढ़ना हमें। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज वनस्पति कहते हैं, ठीक है। यानी हमारे देश में ही जो पैदा हुई है, पहला पौधा हमारे देश में पैदा और हमारे देश में ये आगे जो चली है वो देशज वनस्पति कहलाएगी, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ काली मिर्च बहुत होती थी, काली मिर्च हमारे यहाँ की विशेषता थी, है ना। मालाबार का ये केरल वाला जो इलाका है वहाँ पर ये बहुत होती थी, और इसी की वजह से विदेशी जो है हमारे यहाँ पर इसको ख़रीदने आते थे। तो ये हमारे यहाँ की वनस्पति यहीं होती है और कहीं होती नहीं थी, तो ये क्या कहलाएगी? हमारी देशज वनस्पति। तथा जो वनस्पति भारत के बाहर से लाई गई है अथवा आई है उन्हें विदेशज वनस्पति कहते हैं। अब आपको पता है हमारे यहाँ पे जो कॉफ़ी का पौधा हमारे यहाँ नहीं होता था, ऐसे आलू का जो पौधा हो हमारे यहाँ हमारे देश का नहीं है, वो हमारे देश में बाहर से लाया गया है, ठीक है। बाहर से लाया गया, हमारे देश में लगाया गया। अब इस हमारे देश में भी होते हैं, लेकिन ये पौधे मूल रूप से भारतीय नहीं हैं। ये कौन से विदेशी? कॉफ़ी, आलू और भी बहुत सारे पौधे हैं, ठीक है। को किसी क्षेत्र या समय विशेष के जो पौधे होते हैं उनको पादप जाति यानी फ्लोरा कहते हैं, ठीक है। किसी क्षेत्र या समय विशेष के जो पौधे होते हैं उनको हम पादप जात या फ्लोरा कहेंगे। और इसी प्रकार किसी क्षेत्र या समय विशेष के जो वन्य प्राणी होंगे उनको प्राणी जात या फोना कहते हैं। तो जो फ्लोरा शब्द है वो पौधों से जुड़ा हुआ है, और फौना
वन्य प्राणियों यानी प्राणी जात से जुड़ा हुआ है, तो ये याद रखना। अब चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कारण हैं। तो बेटा अगर आप पहाड़ों में चले जाओगे तो आपको ना शंकुधारी वन दिखेंगे, यानी अलग प्रकार की वनस्पति दिखेगी। और अगर आप रेगिस्तानी इलाके में जाओगे तो आपको कटीली झाड़ियाँ और ये कैक्टस जैसे पौधे दिखेंगे। आप समुद्र तटीय इलाकों में जाओगे तो आपको नारियल के पेड़ दिखेंगे। ऐसी जानवर, आप पहाड़ों में जाओगे तो आपको अलग जानवर दिखेंगे, रेगिस्तान में अलग टाइप के जानवर दिखेंगे, समुद्री इलाकों में अलग टाइप के दिखेंगे। तो क्या कारण है इस विविधता के कि ये जो अलग अलग प्रकार के प्राणी या पौधे पाए जा रहे हैं हर जगह पे, उस विविधता के कारण क्या हैं वो हम जानेंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छे से दिया गया है, बिल्कुल आंसर की तरह ही दिया गया है, इसको आपको ऐसे ही याद करना है। तो चलो इसके कारण जो है, एक है धरातल सबसे मेन और दूसरा है जलवायु। ठीक है, अब धरातल के अंदर भी इसको दो भागों में बांटा गया है, दो बिंदुओं में। सबसे पहले है भूभाग। भूभाग क्या है? धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कि धरातल कैसा है। अगर उपजाऊ भाग होगा तो उस पर प्राय कृषि की जाती है ना। धरातल अगर क्या है, उपजाऊ है तो उस पर क्या की जाएगी? कृषि। जबकि असमतल या उबड़ खाबड़, अगर जमीन उबड़ खाबड़ है, बंजर है, असमतल है, तो उसमें जंगल होगा या फिर घास के मैदान। अब आते हैं मिट्टी पर। ठीक है, तो जो मृदा है उसका भी प्रभाव पड़ता है वनस्पति और जीव प्राणी जगत पर। मरुस्थल की जो बलुई मतलब रेतीली, ठीक है, जो मृदा होती है उस पर कटीली झाड़ियाँ होती हैं। मैंने बताया ना, रेत में ज़्यादातर रेतीले इलाकों में क्या होती हैं? कटीली झाड़ियाँ होती हैं। और जो नदियों के डेल्टा क्षेत्र हैं वहाँ पे मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं। नदियों के जो डेल्टा क्षेत्र होते हैं, क्योंकि यहाँ पे नमी बहुत होती है, नदी के आसपास का इलाका होता है। दूसरा क्या होता है, ये ज़मीन उपजाऊ भी होती है, तो यहाँ पर क्या मिलते हैं? मैंग्रोव के वन। इसके अलावा पर्वतों के जो ढलान होते हैं, जहाँ मृदा की गहरी है, मतलब जहाँ मृदा जो है बहुत गहरे तक है। वैसे ज़्यादातर क्या होता है, ढलानों पे ना बहुत कम मृदा की बहुत छोटी पतली पत्ती होती है, लेकिन अगर मृदा बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर गहरी है, तो शंकुधारी वन पाए जाएंगे। कहाँ पर? पर्वतों पर। ठीक है, पर्वतों के ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है वहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अब चलते हैं आगे। जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है वनस्पति और वन्य प्राणियों पे? तो सबसे पहले जलवायु में कौन सा पॉइंट देखेंगे हम? तापमान। ठीक है, तापमान का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है बेटा वनस्पति पर भी और जीव जंतुओं पर भी। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती हैं, कि वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वायु में नमी की मात्रा क्या है। ठीक है, तापमान का अत्यधिक कम होना या अत्यधिक बढ़ना प्रायः वनस्पति के लिए प्रतिकूल होता है। ठीक है, यानी अगर तापमान ज़रूरत से ज़्यादा है तब भी वहाँ पर जो है वनस्पति जो है आसानी से नहीं उगेगी, और तापमान कम है तब भी वो वनस्पति के लिए प्रतिकूल है, मतलब सही नहीं है, वहाँ पे वनस्पति जो है अच्छे से नहीं हो पाएगी। आप रेगिस्तान में चले जाओ तो आपको दूर दूर तक वनस्पति नहीं दिखाई देती, और अगर दिखती भी तो बहुत कम, कटीली झाड़ियों वाली, है ना। ऐसी बहुत, अगर ऊपर चले जाओगे हाइट पे जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पर भी जो है वनस्पति नहीं हो पाती है। अब चलते हैं आगे। सूर्य का प्रकाश, इसका प्रभाव भी जो है वनस्पति पर पड़ता है। तो किसी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय, यानी किस समय पड़ता है, वहाँ के अक्षांश रेखाएं आपने देखी है ना, पृथ्वी पर इस तरह की खिंची हुई रेखाएं जो होती है अक्षांश रेखाएं, और जो सूर्य की किरणें हैं वो यहाँ पर जो है सीधी पड़ती हैं। अब कौन सी अक्षांश रेखा पे वो जगह है, इस पर भी निर्भर करती है वहाँ की वनस्पति। ठीक है, तो किस स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय, वहाँ के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर है, और ऋतु पर भी निर्भर करता है। ठीक है, प्रकाश अधिक मिलने पर वृक्ष जल्दी बढ़ते हैं। आपने देखा होगा ना, जो उसके आसपास वाला जो इलाका होता है, क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास वाला इलाका, वहाँ पे बेटा बहुत घने अमेज़न के जो जंगल हैं वो पाए जाते हैं। उसका कारण क्या है, वहाँ पे जो है, जो भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो बारिश भी बहुत होती है, ह्यूमिडिटी बहुत होती है, और सूर्य की रोशनी भी उनको खूब मिलती है। इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो वृक्ष हैं बहुत लंबे लंबे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। वर्षण। वर्षण मतलब वर्षा कैसी है, इस पर तो बहुत अधिक निर्भर करेगा। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में और कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाई जाती है। कह रहे जहाँ ज़्यादा बारिश होगी, ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर जो है घने वन पाए जाते हैं, और जहाँ बारिश कम होगी वहाँ ज़्यादा घने वन नहीं होंगे, और बिल्कुल नहीं होगी जहाँ पे बारिश, जैसे रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ पे माम मात्र की वर्षा होती है तो वहाँ वन ही नहीं होते। तो आपने ये पढ़ लिया है, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। अब है प्रश्न 1,
भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी भारत में कितने प्रकार के जो है पौधे पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है भारत में लगभग 47,000 प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, वनस्पति से आप क्या समझते हैं? अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं किसी क्षेत्र विशेष अथवा अवधि में भूपर पट्टी पर पाई जाने वाली सभी प्रकार के पौधों की प्रजातियों को वनस्पति कहा जाता है। ठीक है, और हमारे आसपास पाए जाने वाले पौधे जैसे तुलसी, गुलाब, चमेली, गुड़हल इत्यादि। आप और भी पौधों के नाम लिख सकते हैं जो आपके आसपास जो है पाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, अक्षित वनस्पति किसे कहते हैं और आपके द्वारा गमले में उगाए गए पौधों से ये किस प्रकार भिन्न है? तो हमें बताना है अक्षित वनस्पति में और हमारे द्वारा जो उगाए हुए गमले के पौधे हैं उनमें क्या अंतर है। ठीक है, सबसे पहले जानते ही अक्षित वनस्पति किसे कहते हैं। तो ये वर्कशीट में से मैंने इसका उत्तर लिया, बिल्कुल सिर्फ प्रकृति की जगह अक्षित वनस्पति डाल दिया। तो अक्षित वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। इसे प्राकृतिक वनस्पति भी कहते हैं। अब आते हैं इसके अगले पार्ट पर क्वेश्चन के, अक्षित वनस्पति और गमले में उगाए गए पौधों में भिन्नता। तो इसमें क्या है कि अक्षित वनस्पति मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है, जबकि हमारे गमले के पौधे हमारे द्वारा उगाए गए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, किन्हीं 2 देशज व 2 विदेशज वनस्पति के उदाहरण दीजिए। तो बेटा देशज वनस्पति वो वनस्पति होती है जिसका मूल स्थान हमारा देश है, यानी हमारे देश में पैदा हुए वे पौधे हैं। तो इसके उदाहरण है कदम, जामुन, बेल, बबूल। ठीक है, और विदेशी वनस्पति वो वनस्पति है जिनका मूल स्थान हमारा देश नहीं है बल्कि दूसरे देशों से ये हमारे देश में लाए गए, जैसे छुई मुई का पौधा हो गया। ठीक है, इसका जो मूल स्थान है वो ब्राज़ील है। ऐसे 4 बजिया जो है पेरू में होता है। कांग्रेस खास जो है वो हमारे देश का पौधा नहीं है, अमेरिका का है। जो प्रश्न 5 है, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के क्या कारण है? इसका जो आंसर है वो आपकी वर्कशीट में यहाँ पर जो दे रखा है, ये जो बेटा बहुत अच्छे से दे रखा है, आपको बिल्कुल ऐसे लिखना है, उत्तर 5। ठीक है, फिर वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कारण है। सबसे पहले धरातल। धरातल के अंदर भी 2 पार्ट हैं इसके, भूभाग और मृदा। फिर भूभाग क्या है? धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भाग प्राय कृषि की जाती है, जबकि ऊबड़ खाबड़ तथा जो असमतल भाग होता है उस पर जंगल तथा घास के मैदान होते हैं। ऐसे मृदा। मृदा क्या है? मरुस्थल की जो बलुई मृदा में जो क्या होती है, कटीली झाड़ियाँ होती हैं, और नदी के डेल्टा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं। ऐसे पहाड़ों की जो ढलानों वाली मृदा है, जहाँ मृदा बहुत गहरी है, वहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अब दूसरा विविधता का कारण क्या है? जलवायु। जलवायु में भी 3 चीज़ें हैं, तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षण। तो तापमान में आ गया वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती हैं। तो तापमान का अत्यधिक कम होना या अत्यधिक बढ़ना प्रायः वनस्पति के लिए प्रतिकूल होता है। दूसरा क्या है? सूर्य का प्रकाश। किस स्थान पर सूर्य का प्रकाश का समय, वहाँ के अक्षांश, समुद्र तल की ऊंचाई व ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक मिलने पर वृक्ष जल्दी बढ़ते हैं। और ऐसे अब वर्षण जो है, वर्षण क्या होता है? जब ज़्यादा वर्षा होती है तो वहाँ पर जो जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ अपेक्षाकृत क्या होते हैं? घने वन पाए जाते हैं। जैसे भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो अमेज़न वाला इलाका है, वहाँ पे क्या होता है? लगातार बारिश होती रहती है, तो वहाँ बहुत ही घने जंगल हैं, है ना। वहाँ के जो वृक्ष होते हैं उनकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी घने हैं कि नीचे जो है दिन में भी अंधेरा रहता है अंदर, अगर तुम उसके जंगल के अंदर जाओगे। ऐसे जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे कम घने जंगल होते हैं, और जहाँ बारिश बिल्कुल नाम मात्र की होती है वहाँ ज़्यादातर रेगिस्तान या मरुस्थल होता है। चलो, अभी आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आप इस चैप्टर को अपनी बुक में से ज़रूर पढ़ना बेटा, बहुत इजी और अच्छा चैप्टर है, आप इजीली इसमें जो है स्कोर कर सकते हो। तो मन लगा के पढ़िए और अच्छे अच्छे नंबर लेके आइए। बाय बच्चों।